Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shubham Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 1 नवंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ध्यान से पढ़ना और जो नोट्स बनाए उनको भी ध्यान से आपको देखते हुए चलने। देखिए सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर दे रखा है नो टाइम बॉन्ड पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट G20। सबसे पहले मैं बता दूँ पिछले 2-3 दिन से हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं ये हमारे यहाँ पर G20 की जो मीटिंग है उसको वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं G20 के अंदर टोटल 20 नेशंस आते हैं जिन्होंने मिलकर अपना एक अलायंस बनाया हुआ है जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए G7 के अंदर सबसे पहले जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान आते हैं। G8 में रशिया को भी इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन G8 अब हटा दिया गया बिकॉज 2014 के अंदर क्रीमिया के अंदर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था जो कि किसी को पसंद नहीं आया था, जिसके से रशिया को रिमूव कर दिया गया था G8 के अंदर। लेकिन G20 में रशिया आता है। G20 में और भी कौन सी कंट्री आती है? टर्की आ गई, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये टोटल 20 नेशन के जो लोग होते हैं जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी हेड पर्सन होता है वो इस मीटिंग को अटेंड करता है और ये आने वाले समय के अंदर क्या करते हैं, जो चीज़ें हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो ट्रेड रिलेशंस हैं, उनको बूस्टअप करने की यहाँ पर बात की जाती है। तो ये G20 का जो सम्मेलन है वो यहाँ पर रखा गया था, जो कि आप देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप के प्रेसिडेंट हैं जो यहाँ पर क्या करें। एक फाउंटेन है। अब ये फाउंटेन कहाँ पर है? ये आपका फाउंटेन जो है वो रोम के अंदर है, ठीक है, इटली के रोम के अंदर है। कहा जाता है कि इसके अंदर अगर आप पैसे फेंकते हो पीछे की तरफ तो जैसे कहते हैं ना विशेष मांगते हैं, यहाँ पर क्या होता है कॉइन फेंकते हैं तो आपको दोबारा से इटली के अंदर आने का मौका मिल जाता है। मतलब ऐसा बेस्ट लक माना है कि आपको इटली आने का दोबारा से मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। मेन चीज़ हमें ये नहीं पढ़नी है, मेन चीज़ हमें ये पढ़नी है कि इस मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बोली गई। देखो सबसे पहली बात तो ये कि इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया जितनी भी डेवलप्ड नेशन है, क्योंकि उन्होंने तो डेवलपिंग कर लिया, अपने आप को बना लिया, खूब सारा कार्बन एमिशन वगैरह खूब सारा प्रोडक्शन कर करके, जिसके चलते आज हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब कहा यह गया है कि जितनी भी डेवलप्ड नेशन है $100 बिलियन हर साल क्लाइमेट एक्शन के रूप में दिया करेंगी डेवलपिंग नेशंस को और अंडर डेवलपिंग नेशन को, ताकि इससे क्या हो सके जो कॉम्बैक्ट है, मतलब जो क्षतिपूर्ति कंपनसेट यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि डेवलप नेशन ने तो खुद अपनी प्रोग्रेस के लिए खूब सारा प्रोडक्शन किया, लेकिन अब उससे क्लाइमेट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। इस वजह से डेवलप नेशन $100 बिलियन का क्या करेंगे, हर साल यहाँ पर फंड एलोकेट करेंगे, जिसमें वैक्सीनेशन भी है जो उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर और कई सारे मुद्दों पर बातचीत की गई, जैसे बातचीत किसकी गई कि कार्बन एमिशन को किस तरह से यहाँ पर कम किया जा सके। इवन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वन हेल्थ अप्रोच को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया, जिसके तहत आगे आने वाले समय के अंदर हम हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होंगे और उससे भी ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को लेकर यहाँ पर कॉन्शियस होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई कि अभी जैसे ये मीटिंग है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेने के बाद हम COP26 की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी होते हैं ना, ग्लासगो में होने वाली है, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं आपके GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी मीटिंग कब हुई थी। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, G20 की मीटिंग के अंदर ये बोला गया है कि अब हम कोल की कंजम्पशन को लेकर कोई फंड एलोकेट नहीं करेंगे। मतलब कोल कंजम्पशन वाली जो इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए अब हम कोई फंड नहीं एलोकेट करेंगे। रीज़न है क्योंकि कोल इंडस्ट्रीज़ को अगर हम जितना ज़्यादा पैसा देंगे वो कोल की डिपेंडेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे, और हम चाहते हैं आने वाले समय के अंदर हम कहीं ना कहीं अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको कोल की डिपेंडेंसी से हटा के किस पर डिपेंड हो जाए, हमारी इकॉनमी जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर डिपेंड हो, ताकि कोल क्राइसिस को यहाँ पर टैकल किया जा सके। दैट्स वाई हमने कोल इंडस्ट्रीज के लिए कोई फंड यहाँ पर एलोकेट नहीं किया गया। कुल मिला के G20 के अंदर सबसे पहली चीज़ तो हमने क्या किया, 100 करोड़ का फंड एलोकेट किया, $100 बिलियन का फंड एलोकेट किया, जिससे हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम और जितने भी कार्बन एमिशन के अंदर डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलपिंग नेशन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको यहाँ पर कंपनसेट किया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो पैरामीटर्स है उनको भी इंक्लूड किया गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो कोल की कंजम्पशन है उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है कोल को जो फंड एलोकेट किया था तो वो फंड एलोकेट करना बंद कर दिया गया। ये मेन चीज़ें जो G20 के अंदर हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर एक केस आ रहा है मनरेगा को लेकर। दोस्तों आपको याद होगा पिछले 3 दिन से यहाँ पर मनरेगा के बारे में खूब सारा डिस्कशन किया जा रहा है। चलो एक बार मैं आपको नोट्स में से पढ़ाता हूँ। आज के नोट्स में थोड़ी चीज़ें मैंने अलग की है और चीज़ों को बहुत ब्रीफ तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए मनरेगा क्या है। मनरेगा GS पेपर नंबर 2 के हिसाब से और GS पेपर नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मनरेगा का मेन जो फुल फॉर्म है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 के अंदर लॉन्च किया था। बेसिकली इस एक्ट को लॉन्च करने के पीछे का रीज़न ये था कि जितने भी अंडर डेवलप्ड या कह लो कि वो इलाके जहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाते हैं
उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी और रोजगार यहाँ पर प्रोवाइड कराना ही इनका मेन मोटिव था। इसके अंदर एक जॉब कार्ड बनाया जाता है जिसके अंदर एक इंसान को 100 डेज के मिनिमम यहाँ पर क्या दी जाती है, जॉब गारंटी दी जाती है 100 दिन की। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 100 दिन से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट 100 दिन की तो आपको मिनिमम गारंटी हम बिल्कुल देंगे ही देंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जो अनस्किल्ड लोग होते हैं उनको वेज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है और ये सारी चीज़ें मनरेगा के थ्रू की जाती है। अच्छा, मनरेगा के अंदर क्या चीज़ें थी, अभी मनरेगा को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल बात चल रही थी कि मनरेगा के अंदर जो फंड्स वगैरह एलोकेट किए गए उन फंड्स में थोड़ी सी कमी आ गई है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने फंड से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, कुछ स्टेट ऐसी जिन्होंने अराउंड 90 से 100% पैसा खर्च कर दिया है, कुछ ऐसी स्टेट है जिन्होंने 80% से भी पैसा कम खर्च किया हुआ है। तो अभी थोड़ी सी क्राइसिस आ गई थी। क्राइसिस का मतलब है मनरेगा इतना ज़्यादा सक्सेसफुल प्लान है जिसके अंदर पैसे कम पड़ गए लेकिन प्लान अभी भी चलता हो जा रहा है। इसको लेकर अभी सरकारों ने क्या बोला था कि कुछ 6000 कुछ करोड़ रुपए 68 हाँ मुझे याद आ गया 6868 करोड़ रुपए कल की डेट में एलोकेट किए गए ताकि मनरेगा प्लान को और आगे इनिशिएट किया जा सके। तो मनरेगा प्लान अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 2017 के अंदर एक डेटा रिलीज किया गया था जिसके अंदर ये पता चला कि हमारे मनरेगा के अंदर जो लेबर लोग काम करते हैं उसमें जो मेल मेंबर है उनको 264 रुपये दिए जाते हैं ऑन एन एवरेज, और जो वुमेन्स लेबर है उनको 205 रुपये दिए जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आया कि जब मैन और वुमेन दोनों की टाइमिंग बिल्कुल सेम है, दोनों से सेम तरीके से काम करा है, तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर क्यों पाया जा रहा है। ये सामने मैंने डेटा रखा है, आपका एनएसएसओ का डेटा है। सन 2017 के हिसाब से मैन को 264 रुपये दिए गए और वुमेन को 205 रुपये दिए गए। एक तरफ हमारे देश के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर इतनी सारी स्कीम्स चलाई जा रही है, इतनी सारी वुमेन से हम इंस्पायर्ड होते हैं कि वुमेन और मैन में कोई डिफरेंस नहीं है, और जब वेजेस की बात आती है तो ये डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत सोचने और शर्म की बात है कि ऐसी चीज़ें इंडिया जैसे देश में देखने के लिए मिले जहाँ पर हम वुमेन को मैन के बराबर समझते हैं। और कहीं भी अगर आप देख लो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे मेडिकल आईआईटी कहीं भी बात करो तो वुमेन उतना ही भागीदारी दे रही हैं जितना आज की डेट में मेंस दे रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली चीज़ है, इनको लेकर यहाँ पर चीज़ें बोली गई हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय के अंदर इन चीज़ों को सेम कर दिया जाए। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी बात ये चल रही है, बात क्या चली है कि अभी ना कुछ कास्ट को लेकर इशू चल रहा है। ये जो आर्टिकल है, बेसिकली आर्टिकल क्या बोल रहा था कि कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पर जो लो लेवल वाले कास्ट के लोग हैं उनको जो वेजेस है वो टाइमली दे दी जाती है, और जो थोड़े से अपर कास्ट वाले लोग होते हैं उनको वेजेस में 2-2 महीने तक का डिले देखने के लिए मिलता है। तो कास्ट को लेकर जो डिले देखने के लिए मिले इनको हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि जात पात को लेकर, मैन और वुमेन को लेकर हमें इन चीज़ों को दूर करना है। तो बेसिकली आर्टिकल क्या कहता था, देखो मनरेगा के रिगार्डिंग तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, बट अब ये भी समझ लो कि आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल ये कह रहा है मनरेगा के अंदर कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे ST SC वाले जो कैटेगरी के लोग हैं उनको वेजेस पहले मिल जाती है, और जनरल कैटेगरी वालों को और OBC कैटेगरी यानी अदर बैकवर्ड क्लास वालों को वेजेस 2-2 महीने के डिले से मिल रही है। तो ये बोलोगे ऐसा क्यों डिस्क्रिमिनेशन दिया जा रहा है, या तो सबको डिले दो या सबको टाइम पर दो। तो ये चीज़ें एक मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर और अगर हम आगे चलें तो फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट पेज से यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद और आगे चलें तो सेकंड पेज से भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर एक थर्ड पेज से आर्टिकल आ रहा है, हरियाणा मेक्स यू टर्न बैन क्रैकर्स इन 14 NCR डिस्ट्रिक्ट्स। अभी क्या था, हरियाणा के अंदर अगर आप फायर क्रैकर्स बाय करना चाहते हैं, इवन चलाना भी चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप चला सकते हैं। बट क्योंकि दिल्ली के अंदर तो खासतौर पे रोक लगा दी गई, बिकॉज दिल्ली का हमेशा पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इवन सीवियर पे चलाता है, रेड अलर्ट पे चला जाता है, जिसके लिए दिल्ली में तो पिछले 5-6 सालों से दिवाली ही नहीं मनाई जा रही है। बट अभी हरियाणा ने क्या किया, हरियाणा पहले तो बोल रहा था कि हाँ बिल्कुल आप सेल भी कर सकते हो और उसको छोड़ भी सकते हो, बट अभी हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बैन लगा दिए गए। ये रिसेंटली कल की डेट में बैन लगाए गए, क्योंकि हरियाणा से लगे हुए जो दिल्ली के इलाके हैं, जब वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो तो ऑब्वियस सी बात है जो उसके लगे हुए इलाके हरियाणा के हैं वो भी खराब होंगे। तो ऐसे में 14 स्टेट्स के ऊपर, या 14 स्टेट नहीं बल्कि 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो हरियाणा में सिचुएटेड है उनके ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया गया। और कहा गया कि अगर आपको पटाखे चलाने तो ग्रीन जो फायर क्रैकर्स होता है वो चलाए। वैसे तो ग्रीन से भी पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है, लेकिन जो बाकी फायर क्रैकर है उनके मुकाबले ग्रीन में थोड़ा सा कम पॉल्यूशन यहाँ पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आर्टिकल उस पर बेस्ड है। इसके बाद हम और आगे चलें तो यहाँ कोई ऐसा आर्टिकल नहीं जो मुझे आपको बताना चाहिए आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ भी फिलहाल ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। यहाँ पर एक आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट माओइस्ट केस में इम्पैक्ट ट्रायल इन NIA कोड। पहले ना आप ये समझो ये माओइस्ट अटैक्स क्या होते हैं। देखो माओइस्ट अटैक क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ पर 2005 के अंदर एक फॉरेन कंजर्वेशन एक्ट आया था। अब ये क्या बोलता है कि जैसे जो जंगल है, जंगल में कोई आदिवासी कबीले वगैरह रह रहे हैं तो इनको जंगलों से निकालो, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है। तो आदिवासी इलाके लोग क्या करते थे, क्योंकि वो मॉडर्न तरीका अपनाते, वो पुराने तौर तरीक़ों से चलते हैं। ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, तेलंगाना, इन जगहों पर ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है
कि सरकार हमसे हमारे जंगल छीन रही है, हम जंगल की लकड़ियाँ काट काट के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और सरकार हमसे ये रोजी रोटी हमसे छीन रही है। तो इसमें कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो चाइना के माओ जेडोंग थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था और उन्होंने निकाला था सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आप अपने हक के लिए लड़ो और ये समझो कि आप ही सरकार हो, आपके अलावा कोई ऊंचा नहीं है। इसी चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर जो माओइस्ट होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। जिसे बोलते हैं ना माओवादी हमला हुआ है, तो माओवादी या नक्सलवादी हमला जिसे बोलते हैं, माओइस्ट ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने राइट्स को पाने के लिए ये हमला कर देते हैं। इनका कहना ये है कि देखो गवर्नमेंट इनके जंगल इनसे छीन रही है, जंगल किसी का नहीं, जंगल जो है वो नेचुरल ब्यूटी है जिस पर अधिकार सरकार का भी है और उतना ही अधिकार इंसानों का भी है। तो माओइस्ट इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं हमसे हमारे जंगल मत छीनो, जो चीज़ है हमारी है वो हमें ही रहने दो। बट सरकार यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू क्या बोलती है कि आपको जंगल खाली करने पड़ेंगे क्योंकि जंगल पर हमारा अधिकार है। तो इसको लेकर कई सारे राइट्स वगैरह, कई सारे प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। अभी क्या हुआ, NIA की एक रिपोर्ट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप जानते हैं ना, ये 2008 में बनाई गई थी, जो कि भारत की सोवरेनिटी को लेकर या टेररिस्ट को लेकर ये क्या करती है, रोकथाम करती है। अब माओवादी जो हमले होते हैं इनको भी टेररिस्ट के ग्रुप के अंदर डाला गया है कि माओवादी जो हमले करते हैं वो इंडिया की टेररिस्ट हैं, जो इंडिया वालों को खाना चाहते हैं या इंडिया वालों को तबाह करना चाहते हैं। तो अब क्या होता है कि जो NIA इनकी रिपोर्ट के अनुसार ये है कि भारत के अंदर अभी कई ऐसे जिले हैं जिनमें पहले माओवादी अटैक्स ज़्यादा होते थे, बट अभी जो रिपोर्ट आई 2021 के हिसाब से जो सितंबर मंथ में रिलीज़ की गई थी, इवन मुझे याद है इसके लिए जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने बोला था कि हमारे माओवादी अटैक्स जो हैं काफ़ी कम हो गए, इलाके भी काफ़ी कम हो गए, बट अभी पूरी तरीके से माओवादी को ख़त्म नहीं किया गया। यानी अटैक कम हो गए, नो डाउट माओवादी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह से आने वाले समय के अंदर हम माओवादी के अटैक्स को यहाँ पर कम करें। दोस्तों मुझे लगता है, अगर जैसे आप मुझसे पूछोगे सर अगर हम आपको IAS ऑफिसर बनाते तो आप इसका क्या सोल्यूशन निकालोगे, देखो मेरा सोल्यूशन तो ये होगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो जंगल होता है वो किसी के नहीं होता है, ना तो वो सरकार के पूरी तरीके से होता है, ना ही यहाँ पर पब्लिक के होते हैं। सबका इक्वली राइट है, हर इंसान अपने तरीके से उसका यूज़ कर सकता है, लेकिन मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है माओवादी में क्या होना चाहिए, सरकार का जो तालमेल है ना माओवादी लोगों से वो काफ़ी कम है। जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, अब हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं, जबकि माओवादी के पास ऐसा नहीं होता क्योंकि वो कबीला ग्रुप में रहते हैं, आदिवासी टाइप के लोग होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जैसे डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है वो इन जंगलों में भेजनी चाहिए, ताकि माओवादी जो बच्चे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको वैक्सीनेट यहाँ पर किया जा सके, ताकि उनको ऐसा लगे सरकारें उनके लिए कुछ कर रही है। वो जिस जंगल में रह रहे हैं वहाँ से जो मेन रोड बनती है उस बीच में उनको रोड वगैरह बनानी चाहिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा देनी चाहिए, ताकि माओवादी को ऐसा फील हो कि सरकार उनके लिए काम करिए। और जब आप ऐसा करोगे तो जब उनको लगे सरकार उनके हित के लिए बनी है, तो डेफिनेटली जब आप ये फॉरेन जो आपने ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए हो वो इसको समझेंगे, वो इसको जानेंगे रियलिटी इसकी क्या है। लेकिन जब आप उनके लिए कुछ करते ही नहीं तो उनको ऐसा फील होता है कि सरकार उनके लिए कोई काम ही नहीं कर रही है। जब उनके लिए काम नहीं कर रही है तो सरकार उनसे उनके जंगल छीन रही है, तो डेफिनेटली ये प्रोटेस्ट वगैरह देखने के लिए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमें ना उनके लिए कुछ करना चाहिए ताकि उनको ऐसा फील हो कि हम भी इस देश के ही एक नागरिक है और हमें इस टाइप की जो टेररिज्म वगैरह चीज़ें ये यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। तो देखो आपको हर एक न्यूज़ को इस तरीके से टैकल करना होता है कि आप ये समझो कि आप एक IAS ऑफिसर हो, आपके सामने केस आया, आप इसको कैसे डील करोगे। ये चीज़ जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी उस दिन आप ये मान के चलो कि आप IAS अपने लिए तो बन चुके हैं, अब तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आप एग्जाम पास करके दिखाओगे, अपने लिए आप IAS बन चुके हो। ये फिलॉसफी अपने अंदर हमेशा रखना, चाहे आप किसी भी फील्ड की तैयारी करो, तभी आप लाइफ में सक्सेस पा पाओगे। अदरवाइज भेड़ चाल में गधे घोड़े की रेस में रहोगे तो वो बात अलग है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एडिटोरियल सेक्शन आ गया। अभी पेगासुस को लेकर एडिटोरियल बोला गया कि अभी कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई थी, अगर आपको याद होगा रिसेंटली भी अराउंड 23 अक्टूबर को ये हियरिंग हुई थी, जिसके अंदर पेगासुस को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन सुनाया गया। डिसीजन ये था कि यहाँ पर एक पैनल यानी एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि क्या रियलिटी में हमारी गवर्नमेंट ने, चाहे वो BJP हो चाहे वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट हो, क्या इन्होंने रियलिटी में इजराइल की कंपनी से पेगासुस सॉफ्टवेयर को बाय किया था। अभी क्या है कि सरकार ये बोले कि ये मुद्दा हमको दे दो, हम इसका अपने लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो हम इसकी करेंगे। लेकिन अगर हमने सरकार को इसकी इन्वेस्टिगेशन दे दी तो क्या सरकार कभी ये बोलेगी कि हमारे किसी बंदे ने इजराइल की कंपनी से जासूसी करवाई है, वो कभी नहीं बोलेगी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बोला कि नहीं आप रहने दो, हम ये काम खुद कर लेंगे और बाकी इस काम के लिए हमने एक कमेटी बना दी है। चलो मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ वो कमेटी क्या है क्या नहीं है। देखिए पेगासुस जो है ये आपके जीएस पेपर नंबर 2 साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेगासुस क्या है, ये बेसिकली इजराइल की कंपनी है जो कि क्या करती है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके मोबाइल में जितना भी डेटा है, चाहे वो कैमरा से रिलेटेड हो, चाहे गैलरी हो, चाहे फ़ोन में कोई भी चीज़ अगर आपने रखी हुई है तो डेफिनेटली ये उसको एक्सेस कर सकते हैं बिना आपके परमिशन के। इवन आजकल तो सिर्फ एक छोटी सी मिस कॉल से भी आपके फ़ोन को जो यहाँ पर हैक किया जा सकता है। अब बेसिकली हमने ये बनाया कि इसराइल ने बनाया था बेसिकली टेररिस्ट को अटैक करने के लिए, टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था ताकि टेररिज्म को रिमूव किया जा सके। तो उनके
मोबाइल के वर्क का डेटा यहाँ पर ले लिया जाए। बट अब क्या होगा, इसका यूज़ प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब इसको कोई भी बंदा 3-4 करोड़ रुपए देकर किसी भी फ़ोन को कि ये जासूसी करवा सकते हैं। अब देखा कि इंडिया में ये कई सारे जो हमारे MP MLAs हैं, इवन जर्नलिस्ट हैं, उनको उनके फ़ोन को यहाँ पर जो है क्या किया गया, उनकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लीक किया गया, जो कि कहीं ना कहीं हमारे राइट टू प्राइवेसी, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन किया गया। दूसरा सबसे बड़ा उल्लंघन किया गया फ्री स्पीच का, कि हम अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, उसके लिए हमने मान के चलो कोई डेटा या कोई अपनी स्पीच अपने पास रखी हुई फ़ोन के अंदर और आप उसको लीक कर लेते हो, जिसके अगेंस्ट आप दंगे वगैरह करा दो। तो ये दोनों के दोनों जो हमारे भारत के संविधान में, जो हमारे आर्टिकल में हमें जो सुविधाएं दी गई हैं, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। उसको लेकर यहाँ पर बात बोली गई, राइट टू फ्री स्पीच वगैरह को लेकर। अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है। दोस्तों वो कमेटी इतनी उम्दा क्वालिटी कमेटी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ उस कमेटी के अंदर कितने लोग हैं। दोस्तों वो कमेटी ऐसी बनाई गई है, ये देखिए आपके सामने ये कमेटी है। इस कमेटी का नाम है RV रविंद्रम कमेटी, क्योंकि ये जो मेन पर्सन है ना, इन्हीं के नाम से कमेटी बनाई जाती है। दोस्तों आपको बता दूं, ये हमारे एक्स जज हैं और साइबर सिक्योरिटी को लेकर तो भाई साहब इन्होंने जितने झंडे गाड़े हैं उतना भारत में शायद ही किसी ने झंडे गाड़े होंगे। मतलब इसमें सारे के सारे साइबर सिक्योरिटी हब के जितने एक्सपर्ट्स हैं उनको इसके मेंबर बनाए गए। आप नीचे 3 नाम देखिए, नवीन कुमार चौधरी, ये अपने आप में साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, तो खुद पढ़ाते हैं इन चीज़ों, अलग अलग यूनिवर्सिटी में इन्होंने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वगैरह में काम भी किया हुआ है। दूसरे हमारे प्रबनम, अब ये जो प्रबनम है, ये क्या करते हैं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं। इनको बहुत मतलब केरला के अंदर कई सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिल चुके हैं हैकिंग वगैरह को लेकर, एक होता है ना एथिकल हैकिंग, उसको लेकर। तीसरा हमारे अश्विन अनिल सर हैं, इनको क्या हुआ, ये तो हमारे मेन प्रोफेसर हैं, जो चीफ एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद और भी कई सारे हमारे संदीप ओबराय सर है, आलोक जोशी हैं, ये IPS ऑफिसर हैं। मतलब ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ये क्या करेंगे, इन्होंने अपनी एक टीम बना ली। अब ये टीम क्या करेगी, ये देखेगी कि क्या इंडिया के जो गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट ने इजराइल की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमारे यहाँ पर इन लोगों की जासूसी करवाओ। ये उस पर पूरी छानबीन करेंगे और ये पता लगाएंगे क्या ये सही है या गलत है। वैसे आप जानते हो ये सही है, बट अभी ये पता लगाने है किसने करवाया है, इसके लिए पूरी टीम, एक्सपर्ट की टीम बनाई गई है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार की जो होश है वो उड़ चुके हैं। सरकार को ऐसा लग रहा है, अभी तक हम सोच रहे थे ये चीज़ें यहीं थम जाएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर ने कहीं ना कहीं चीज़ों को यहाँ पर घुमा क्या दिया। उनको लग रहा था ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन देख लीजिए आप कि क्या होने वाला है आगे। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो इस पर बेस्ड है। इसका लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर क्या बोलेगी, अंडर एस्टिमेट यूटिलिटी को लेकर। अब ये अंडर एस्टिमेट यूटिलिटी को लेकर क्या है, ये मनरेगा वाला केस है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये उसको लेकर बात है। ये सेम वही आर्टिकल है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसी को एडिटोरियल फॉर्म के अंदर सेम चीज़ें बोलेंगे जो चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर एक आ रहा है गेटिंग न्यूट्रिशन बैक टू द स्कूल हाई टेबल। अब ये बात क्या बोले, जैसे आप जानते हैं अभी कोविड-19 के टाइम पर हमारे यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो बंद थे, बट अब धीरे धीरे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आ गई, जब पहले स्कूल्स ओपन थे तो बच्चों को मिड डे मील के तहत हम उनको न्यूट्रिशन डाइट दे देते थे, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर उनको न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिली, जिसके से वो कुपोषण के शिकार हो गए या माल न्यूट्रिशन के शिकार हो गए। अब इन चीज़ों को कैसे दोबारा से सुधारा जाए, उसको लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमारे यहाँ पर कह सकते हो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इसको सुधारने की। तो कहा यह जा रहा है कि बच्चों को ना अब हम स्कूल में बुलाएंगे, तो स्कूल में आपको पता होगा अभी मिड डे मील स्कीम चलाए, और ये भी कहा गया कि हम 450 पोषण आपको पता है ना, पोषण एक नया हमारे यहाँ पर स्कीम चलाई, जिसके तहत हम गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको माल न्यूट्रिशन वगैरह जितने भी रखे हैं उनको दूर करवाएंगे। 450 कैलोरीज की उन्हें डाइट देंगे, 12 ग्राम का प्रोटीन पर डे के हिसाब से देंगे, और जो थोड़े बड़े बच्चे उनको 20 ग्राम का प्रोटीन दिया करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम अपने मील को सुधार देंगे, क्योंकि पता है जो हमारा यूथ है वो बच्चे ही तो हैं, और अगर बच्चे माल न्यूट्रिशन निकलेंगे तो क्या वो यूथ ढंग से काम कर पाएगा, क्योंकि दिमाग तभी चलता है जब उसका शरीर सही, और शरीर सही नहीं हो तो दिमाग कहाँ से सही चलेगा। तो उसको लेकर ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, मतलब आर्टिकल कुल मिलाकर अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊँ तो ये बोला है कि आप बच्चे जब स्कूल में दोबारा जाएंगे तो अब ये कहा जा रहा है कि अब इनको प्रॉपर डाइट मिलेगी, जिसके चलते इनका जो 2 साल में जो न्यूट्रिशन लेवल डाउन चला गया उसको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, खड़ा यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसकी स्कीम को लेकर पोषण स्कीम भी चलाई है। दोस्तों पोषण स्कीम की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये हमारी योजना है जिसके तहत हम क्या करेंगे, बच्चों को और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन डाइट, प्रोटीन डाइट, जो दालें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इनको देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल आया है लिविंग ऑन डेथ रो विद इलनेस।
अभी क्या है, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको उम्र कैद मिल जाती है, ठीक है, जो जेल में रहते हैं उनको उम्र कैद मिल जाती है, फिर उनको लगता है, कोर्ट को लगता है इनको उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसी बात को लेकर बोले, जब लोगों को पता चल जाता है फांसी की सज़ा होगी और वो मेंटली फिट नहीं होते, तो ऐसे केस में क्या उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए? तो यहाँ पर हमारे राइटर ये बोलते हैं कि उनको फांसी की सज़ा नहीं देनी चाहिए बल्कि उनको उम्र कैद में ही रखना चाहिए, क्योंकि फांसी की सज़ा सुनते ही ना इंसान इलनेस में चला जाता है, मेंटली वो फिट नहीं होता। बट सुप्रीम कोर्ट हवाला ये देती है कि उसने जिस तरह का क्राइम किया है, अगर हम उसको पब्लिक में छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली सेम क्राइम को दोबारा बड़े लेवल पे कर सकता है। इसके चलते इसको डेथ पेनल्टी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि राइटर ये बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं होते। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है मेंटली फिट होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसने जो काम किया उस हिसाब से उससे डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के राइटर ये कहते हैं कि डेथ पेनल्टी नाम की जो चीज़ होती है ये मेंटली इलनेस बढ़ा देती है लोगों की, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ बिकॉज एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। अच्छा, ये छोटा सा आर्टिकल है रोड एक्सीडेंट को लेकर कि यहाँ पर क्या हुआ था। अभी 2020 के अंदर जो रोड एक्सीडेंट का जो डेटा है वो ये बताता है कि रोड एक्सीडेंट 2020 के अंदर कम हुए। ऑब्वियस सी बात है, जब लॉकडाउन लगेगा, ज़्यादा मूवमेंटम नहीं होगा तो रोड एक्सीडेंट तो कम होने यहाँ पर बनते ही हैं। इसके बाद यहाँ पर COP26 की मीटिंग को लेकर यहाँ बात बोली है कि इंडिया जो है अभी COP26 की मीटिंग जो ग्लासगो में होने वाली है उसको अटेंड करने के लिए जा रही है। इवन ये आज ही मीटिंग है, पहली मीटिंग इसकी आज की डेट में है। तो अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या डिसीजन आएगा, क्या चीज़ें नहीं आएंगी। कुल मिला के अभी हम ये चाहते हैं कि जो कार्बन एम्बिशन है इसको हम नेट जीरो पर ले आएँ। कहने का मतलब ये होता है कि जितना हम एम्बिशन कर रहे हैं ना कार्बन का, कुछ ऐसा करें कि जितना हमने एम्बिट किया है उसको एब्जॉर्व कर लिया जाए, जिससे कि पॉल्यूशन लेवल यहाँ पर कम हो जाए। अभी एब्जॉर्व करना इतना आसान काम नहीं होता कि आपने एक धुआं जलाया, एक बार आग जलाई, उससे जो धुआं निकला उसको वापस एनवायरनमेंट में जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया जाए। ऐसा इतना आसान काम नहीं होता। हमने इसीलिए लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए। इवन चाइना तो 2050 तक बोलता है कि हम अपना नेट कार्बन एमिशन 2050 तक करेंगे। इंडिया ने इसको 2030 तक के लिए बोला था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये काम नहीं हो पाए, इसको और ज़्यादा यहाँ पर डिले करने की ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें COP26 की मीटिंग में डिसाइड की जाएंगी, देखते हैं उस मीटिंग में क्या होगा। अब यहाँ पर एक चला यूरोपियन यूनियन और यूएस को लेकर जो डिस्प्यूट था एल्यूमिनियम सेक्टर और स्टील सेक्टर को लेकर, वो यहाँ पर रिजॉल्व हो गया। अभी क्या होता है, G20 की मीटिंग जब हुई थी तो यहाँ पर जो जॉय बाइडेन थे उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ जब बातचीत की तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, अभी यूरोपियन यूनियन के ऊपर कई सारे जो बैरियर्स होते हैं वो लगा दिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, दो टाइप के बैरियर होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। तो क्या था, यूरोपियन यूनियन से जो स्टील और एल्यूमिनियम आता था उसके ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने क्या लगा दिए थे, टैक्सेस लगा दिए थे। तो टैक्सेस लगाने से क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, जिसके से इंटरनेशनल लेवल में माल महंगा हो जाता है। माल महंगा होने से ऑब्वियस फिलॉसफी है, लॉ ऑफ डिमांड, चीज़ महंगी होगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे यूरोपियन यूनियन के ट्रेड पर एक नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा था। बट यहाँ पर जॉय बाइडेन ने ये बोला कि अब मैं आ गया हूँ, मेरी सरकार क्या करेगी, जितने भी टाइप की जो टैक्सेस लगाए गए थे उन टैक्सेस को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा और फ्रीली तरीके से ट्रेड होगा। यानी कल को अगर यूएस कोई माल अगर यूरोपियन यूनियन को बेचता है तो फ्री ऑफ टैक्सेस वहाँ पर भेजा रहेगा, और यूरोपियन यूनियन अगर कोई माल यूएस से भेजेगा तो फ्री में वो माल जाए। फ्री का मतलब है कोई टैक्सेस उस पर इम्पोज नहीं की जाएगी। इससे आपस में दोनों कंट्रियों की जो कहते हैं ना कि जो व्यापार है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आए। जैसे मैंने आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ाया था ना कि जब कोई कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आ जाती है तो उस पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को यहाँ पर पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि जॉय बाइडेन की सरकार के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिसीजन लिए थे उनको यहाँ पर रिवोक कर दिया गया, वापस ले लिया गया और दोबारा से उसी तरीके से काम होगा जैसे पहले काम हुआ करता था। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेवी की बात यहाँ पर बोली जाएगी। नेवी ने अभी रिसेंटली हमें एक नेवी के अंदर एक नई जो शिप है वो आ गई जिसका नाम है विशाखापट्टनम। दोस्तों ये शिप इतनी ज़्यादा मजबूत है कि दूर दूर की जो क्रूज मिसाइल्स वगैरह होती है उनको ये मतलब डिमोलिश कर देती है। इवन जो पानी के नीचे जो पनडुब्बियाँ होती हैं जो दूसरे कंट्रीज आ जाती है उनको ये पानी के अंदर ही मार सकती है। ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली शिप है जिसकी हमारे इस शिप का नाम है प्रोजेक्ट 15B। ये हमें डिलीवर हो चुकी है और ये हमारे भारतीय जो जल सेना है उसके अंदर ये अपनी भागीदारी देना शुरू करी है। दोस्तों ऐसे 4 शिप बनने वाली हैं जिसमें से एक शिप हमारी मिल चुकी है, 3 शिप अभी मिलना बाकी है। अगर हम देखें ये 7400 टन्स का जो वजन है वो ये झेल सकती है और 30 नॉटिकल माइल की इसकी जो है वो क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। ठीक है, और कुल मिला के इस प्रोजेक्ट को 2018 में कंप्लीट करना था बट क्योंकि कोविड के चलते थोड़ा डिले हुए, इस वजह से 2021 में इसकी हमें डिलीवरी मिली जिसमें अराउंड 29,643 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। अभी 3 शिप्स और हैं जो अलग अलग जो हमारे कोस्टल इलाके हैं उन्हीं के नाम से ये शिप्स बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम और आगे चलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर भी फिलहाल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मुझे आपको बताने की ज़रूरत पड़े। आगे चलते हैं।
अच्छा, यहाँ पर क्या है, जाइडस। जाइडस आपको पता ही है कि 18 साल से कम के बच्चों के लिए वैक्सीन बनाई गई थी और ये हमारे डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसकी स्टार्टिंग के अंदर पता है 1900 रुपये कीमत थी, लेकिन अब इस कीमत को घटा के 265 रुपये कर दिया गया है, क्योंकि अगर ये वैक्सीन इतनी ज़्यादा महंगी पड़ेगी तो हर कंट्री के लिए एक्सेस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। खासतौर पर लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ की बात करें तो उनके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो प्राइसेस है गवर्नमेंट के द्वारा वो नेगोशिएट करके क्या कर दी गई है, कम कर दी गई। ये बात उसको लेकर बोली गई है। इसके बाद और आगे चलें तो चाइना को लेकर बात चल रही है। अच्छा, आपको पता है G20 के अंदर अभी चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सर ऐसा क्यों? जो वहाँ के प्रेसिडेंट जिनपिंग है तो वो क्यों नहीं आए? क्योंकि चाइना के अंदर कोविड के जो केसेस हैं वो फिर से बढ़ने शुरू हो गए। आपको सुन के बहुत शॉक्ड लगे, यस मैंने बिल्कुल सही बोला। चाइना के अंदर कोविड-19 केसेस जो हैं वो फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इवन चाइना के अंदर अभी कोविड तो चल ही रहा है, ऊपर से कोल्ड क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिले। इवन इंडिया में तो कहीं कट डाउन देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन चाइना के अंदर कोल्ड क्राइसिस इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुँच चुका था कि वहाँ पर कोल्ड की वजह से कट डाउन देखने के लिए मिले। रातों रात जो है लाइट चलेगी 2-2 3-3 दिन के लिए, ऐसा भी वहाँ चाइना के अंदर देखने के लिए मिला। तो क्योंकि वहाँ पर क्राइसिस कुछ ज़्यादा चैलेंज, जिसका जो जिनपिंग है वहाँ के प्रेसिडेंट, वो काफ़ी ज़्यादा अपने मीटिंग्स वगैरह में बिजी हैं, जिसके चलते वो G20 की मीटिंग में नहीं आ पाए। और यही रीज़न है कि 19 लोग तो वहाँ पर इंक्लूडेड थे, बस चाइना वहाँ पर इंक्लूड नहीं था। दोस्तों यहाँ से समझने वाली बात यह है कि चाइना की जो इकॉनमी है वो धीरे धीरे जो है स्लो डाउन में जाती जा रही है, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज़ पे भी पड़ेगा। इसमें आप लोग खुश मत होना कि चाइना डाउनफॉल में रही, अच्छी बात है। दोस्तों चाइना के अंदर कोल्ड क्राइसिस चल रही है तो चाइना की इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स कम बनाएगी, और आप जानते हो हमारी डिपेंडेंसी चाइना को लेकर, इंपोर्ट को लेकर कितनी ज़्यादा है। तो चाइना में माल नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली वो माल इंडिया में डिलीवर नहीं होगा, इंडिया में डिलीवर नहीं होगा तो इसका इंपैक्ट इंडियंस पर भी पड़ेगा। तो आप ये मत समझना कि चाइना की इकॉनमी डाउनफॉल में जा रही है तो इससे हमें कोई बेनिफिट पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तब तक नहीं पहुंचे जब तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर ना हो जाए कि चाइना से हमारा कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा। हाँ, उस केस में चाइना की गिरती हुई इकॉनमी हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा रहेगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके और आगे चले। यहाँ पर तो फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, और आज हमारा इकोनॉमी का सेक्शन तो वैसे भी नहीं आता है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स सेक्शन है जिसमें कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की डेट में नहीं है। तो गाइस आज के आर्टिकल के लिए इतना ही दोस्तों, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।